नमस्कार मित्रों, आपका पुनः सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कल मैं आप लोगों से लाइव नहीं हो पाया, इसका मुझे भी बहुत खेद है क्योंकि मेरे कोई आवश्यक कार्य आ गया था। बाकी नेक्स्ट कंटिन्यू सारी कक्षाएं आप लोगों की लगेगी। आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं पूरा संविधान आप लोगों को ऐसे ही इसी चैनल पर पूरे के पूरे संविधान आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगा। आज हम जो बातचीत करने जा रहे हैं बच्चों, वो भारतीय संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रत्येक परीक्षा के अंतर्गत जरूर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न गलत भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बातचीत करते हैं कि प्रस्तावना होती क्या है। जैसा कि कल मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमारा जो संविधान है एक बहुत लंबा निबंध है। हमारे जो कानून है बहुत बड़े कानून है, एक लंबा निबंध है। ऐसी स्थिति में अगर हम कोई भी निबंध लिखते हैं तो निबंध को लिखने से पहले क्या होता है बच्चों के, एक प्रस्तावना को लिखना होता है। जैसा कि हम लोगों ने लिखा, हम जब प्रारंभ में छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे तो कोई भी निबंध लिखने से पहले हम लोग क्या लिखा करते थे, प्रस्तावना। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारत का जो संविधान है उस संविधान का लक्ष्य क्या है, उस संविधान का उद्देश्य क्या है, उस संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है, संपूर्ण संविधान का सारांश आप लोगों के सामने निकल कर के आ जाता है प्रस्तावना के अंतर्गत। नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं कि हमारे देश के संविधान में एक प्रस्तावना होगी। इस बात का उल्लेख जो हम देखते हैं कि हमारे देश में एक प्रस्तावना होगी, ये बात हमने कहाँ से सीखी, मतलब प्रस्तावना से संबंधित प्रावधान हम लोगों ने कहाँ से लिया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना ली गई है बच्चों, ये प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। लेकिन आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान की भाषा कहाँ से ली गई है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो देखो प्रस्तावना तो खुद कहाँ से ली गई है, अमेरिका से। लेकिन प्रस्तावना की जो भाषाएं बच्चों ये कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। दोनों ही प्रश्न अपने आप में बहुत बढ़िया हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हम हमारे एक बड़े लंबे निबंध की प्रस्तावना पढ़ने जा रहे हैं और ऐसे एक प्रस्तावना होगी या प्रस्तावना से संबंधित प्रावधान बच्चों हमने कहां से लिया है, अमेरिका से लिया है। उसमें क्या लिखेंगे, उसकी क्या भाषा होगी, तो प्रस्तावना की भाषा हम लोगों ने कहां से लिए, ऑस्ट्रेलिया से लिए। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बातचीत करते हैं बच्चों, तो आप लोगों को पता होगा कि भारत में संविधान का जो निर्माण किया वो एक संविधान सभा के द्वारा किया गया। आप लोगों को ये भी पता होगा कि जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। 2 सितंबर 1946 के दिन हमने एक अंतरिम सरकार का गठन किया था। इसी के अंतर्गत इस संविधान सभा जो पूर्ण रूप से अस्तित्व में आकर के जो प्रथम बैठक करती है वह 9 दिसंबर 1946 के दिन करती है। 9 दिसंबर 1946 के दिन फ्रांस की परंपरा के अनुसार वरिष्ठता के आधार पर, ये वरिष्ठता का जो क्रम, सीनियरिटी का जो क्रम हमने जो लिया है वो फ्रांस से लिया है और फ्रांस की परंपरा के अनुसार डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को हमारी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 के दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसहमति से, सबकी सहमति से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद अगर हम बातचीत करते हैं तो 13 दिसंबर 1946 के दिन 13 दिसंबर 1946 के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखे थे। बच्चों जरा आप लोग ये ध्यान रखेंगे, उद्देश्य प्रस्ताव काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब रखे गए थे, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 13 दिसंबर 1946 के दिन उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष किसने रखे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 22 जनवरी 1947 22 जनवरी 1947 के दिन, आप लोग ध्यान रखेंगे 22 जनवरी 1947 के दिन संविधान सभा ने इन उद्देश्य प्रस्तावों को स्वीकार कर दिया। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 22 जनवरी 1947 के दिन संविधान सभा ने इन उद्देश्य प्रस्तावों को स्वीकार कर दिया और स्वीकार करके इन उद्देश्य प्रस्तावों में कुछ बदल करके, थोड़ा सा चेंज करके इन उद्देश्य प्रस्तावों को किसके रूप में जोड़ दिया बच्चों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में जोड़ दिया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो संविधान
संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखे थे, इन्हीं उद्देश्य प्रस्तावों को कालांतर में 22 जनवरी 1947 के दिन स्वीकृति प्रदान करके हमारे देश की प्रस्तावना के रूप में जोड़ लिया गया था। नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं प्रस्तावना से संबंधित। और तो देखो, प्रस्तावना में हमारे संविधान का सारांश है, साथ में संविधान के अंदर आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ जानने के लिए भी हम प्रस्तावना का उपयोग करेंगे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन संविधान की व्याख्या की अगर जहाँ पर बात आ जाएगी तो संविधान की व्याख्या जो करेगा वह सुप्रीम कोर्ट करेगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि संविधान की व्याख्या करने का जो सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है, सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार है, वह उसका मूल अधिकार नहीं है, उसका प्रारंभिक अधिकार नहीं है, ये उसका अपीलीय क्षेत्राधिकार है, उसका अपीलीय अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का। जबकि हाई कोर्ट का संविधान की व्याख्या करना उसका प्रारंभिक अधिकार है, उसके मूल अधिकारों के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट हम और बातचीत करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1960 के अंतर्गत 1960 में बेरूबारी संघ का मामला का रिजल्ट आता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। 1960 में बेरूबारी संघ का जो रिजल्ट आता है उसमें हमारे चीफ जस्टिस ये निर्णय देते हैं, हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश निर्णय देते हैं कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों का यहाँ पर हो सकता है बच्चों, आप लोग ध्यान रखेंगे। काफ़ी सारी परीक्षाओं में भी, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी परीक्षाओं में, प्रशासनिक परीक्षाओं में, लिखित और मौखिक तमाम परीक्षाओं में, यहाँ तक कि साक्षात्कार तक में भी इस प्रकार के प्रश्नों को पूछ लिया जाता है कि किस मामले में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1960 के बेरूबारी संघ का जो मामला है, इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है, ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। लेकिन हम बातचीत करते हैं 13 साल बाद की, 1973 की। तो 1973 के अंदर एक और मामला आता है, उसका नाम है केशवानंद। और केशवानंद बनाम केरल राज्य, केशवानंद वर्सेज केरल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वापस से फैसला सुनाया। लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे, इस बार सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदल दिया। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के विरुद्ध निर्णय सुनाते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का ही एक अंग है। केशवानंद बनाम केरल राज्य मामले का जो रिजल्ट आता है 1973 में, उसमें ये बता दिया गया कि प्रस्तावना इस संविधान का एक अंग है और संसद इसमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन भी कर सकती है। आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया दे रखी है। तो संसद को इस बात का अधिकार दे दिया गया कि प्रस्तावना हमारे संविधान का एक अंग है और संसद इसमें क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। संसद इसमें क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है, संसद इसमें अमेंडमेंट कर सकती है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे, यहां पर लिखा गया है कि संसद इसमें नकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकती, नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती, साथ में इसके मूल ढांचे के साथ भी खिलवाड़ नहीं करेगी, इसके मूल ढांचे में भी परिवर्तन नहीं कर सकती। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि 1960 के बेरूबारी संघ मामले में जो प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था, लेकिन 1973 के केशवानंद बनाम केरल राज्य मामले में संविधान को प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया गया, साथ में इसमें संशोधन करने का अधिकार भी संसद को दे दिया गया। अब इस बात को ध्यान रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या कौन सा न्याय हुआ, एक बार तो क्या कह रहा है और एक बार क्या कह रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट अपने न्याय के विरुद्ध वापस से न्याय सुना सकता है? हाँ बच्चों, सुना सकता है। हम लोग अमेरिका से एक ऐसी व्यवस्थाएं लेकर के आए सर्वोच्च न्यायालय के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, जिसका नाम है न्यायिक पुनरावलोकन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 में वर्णित न्यायिक पुनरावलोकन सुप्रीम कोर्ट को इस बात की पावर देता है, ऐसी शक्ति देता है कि आप अपने निर्णय के विरुद्ध वापस निर्णय सुना सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय के विरुद्ध निर्णय सुना सकता है, ये उसकी कौन सी शक्ति होगी? न्यायिक पुनरावलोकन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 में वर्णित है, ऐसा भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम और बातचीत करते हैं बच्चों, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1994 में जो 1993-94 का मामला था, 1994 में वो रिजल्ट आता है AR बॉम्बई मामले में। और AR बॉम्बई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को
संविधान का मूलभूत अंग माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो हमारी जो प्रस्तावना है 1994 के मामले में, ये प्रस्तावना संविधान की आधारभूत संरचनाएं हैं, ऐसा भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये यार बॉम्बे मामले में आधारभूत संरचना बताई गई है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करने का अधिकार जब संसद को दे दिया गया, तो क्या संसद ने कभी इसमें संशोधन किया, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया। तो बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे, अब तक प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया? 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ बच्चों? 1976 में हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 42वें संविधान संशोधन 1976, आप लोग भूल जाएं तो 4 और 2 को जोड़ लेंगे, कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार संशोधन किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कितनी बार संशोधन किया? एक बार। नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं, तो इसमें एक बार जो संशोधन किया उसमें क्या किया? 3 नए शब्द जोड़ दिए गए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़ दिए गए। वो 3 नए शब्द कौन कौन से हैं, जरा आप लोग ध्यान रखेंगे, काफी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आप चाहो तो मेरे साथ इनको लिख भी सकते हैं, क्योंकि मैं वैसे ही बोल रहा हूँ जैसे आप लोग लिख सकते हैं। छोटे छोटे नोट्स आप लोग तैयार कर सकते हैं मेरे साथ भी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया है। इसके तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को इसमें जोड़ा गया। तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द हमारे इसमें पहले सम्मिलित नहीं थे प्रस्तावना में। इन्हें कब जोड़ा गया है? 1976 में जोड़ा गया है, ऐसा भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बातचीत कर लेते हैं इसी प्रस्तावना की। किस प्रस्तावना में आखिर ऐसा लिखा हुआ क्या है? प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है जो इतनी बातें हम लोग कर रहे हैं? तो देखो, प्रस्तावना का प्रथम वाक्य आप लोगों को पता होगा। प्रस्तावना का प्रथम वाक्य हम भारत के लोग। प्रस्तावना का प्रथम वाक्य क्या है बच्चों? हम भारत के लोग। तो इस बात को भी आप लोगों को पता रखना है। वी द पीपल ऑफ द इंडिया, हम भारत के लोग, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो प्रथम वाक्य है हम भारत के लोग, इसका क्या मतलब है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इससे हमें इस बात का पता चलेगा कि भारतीय संविधान की उत्पत्ति का मुख्य स्रोत क्या है, भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, भारतीय संविधान को किसकी शक्ति प्राप्त है। तो भारतीय संविधान का जो मुख्य स्रोत है वो है बच्चों भारत की जनता, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान को जो शक्ति मिली हुई है, भारतीय संविधान को जो पावर मिला हुआ है, वह किससे मिला हुआ है बच्चों? भारत की जनता से मिला हुआ है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं कि हम भारत के लोग जैसे शब्द हमारी प्रस्तावना में कहाँ से रखे गए। तो हम भारत के लोग जो संविधान की प्रस्तावना का प्रथम वाक्य हैं, ये हमने अमेरिका के संविधान से सीखा है। ध्यान रखेंगे, प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से ली, हम भारत के लोग जैसे शब्द भी अमेरिका के संविधान से लिए, जबकि प्रस्तावना की भाषा बच्चों कहाँ से लिए? प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिए, ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो प्रथम वाक्य हम भारत के लोग आप लोग काफ़ी समझ गए होंगे, इसका हम और विस्तार करते हुए समझ लेते हैं। आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वोच्च कौन है, भारत में सुप्रीम कौन है, या भारत में सर्वोच्च शक्तिशाली कौन है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, हम भारत के लोग जैसे शब्दों से हमें पता चलता है कि भारत में सुप्रीम सबसे शक्तिशाली भारतीय जनता है, इस बात का आप लोगों को पता रखना है। नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ध्यान रखेंगे आप, हम भारत के लोग भारत को क्या करना चाहते हैं? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का यहाँ पर क्या अर्थ होगा बच्चों? बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों का हो सकता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ होगा? आप लोगों को पता होगा कि 15 अगस्त 1947 से पूर्व हम स्वतंत्र नहीं थे, हम इंग्लैंड सरकार के, हम ब्रिटेन के अधीन थे। 15 अगस्त 1947 के दिन हम स्वतंत्र हो गए।
और उसके बाद जैसे हम लोगों ने संविधान को लिखा, हमारे संविधान को लागू किया, संविधान के लागू होते ही हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गए। इसका मतलब हम हमारे बाह्य और आंतरिक निर्णय लेने में स्वतंत्र है। हम हमारे बाह्य डिसीजन तथा हमारे आंतरिक, हमारे देश के निर्णय लेने के लिए हम खुद ही स्वतंत्र हैं, किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है। ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब बाह्य और आंतरिक दोनों ही निर्णय लेने में हम लोग क्या है, संपन्न है। हम किसी के भी परतंत्र नहीं हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे समाजवादी। समाजवादी एक ये शब्द भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। जरा मैं शब्दों को लिख देता हूं फिर इनकी व्याख्या कर दूंगा। पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। तो देखो समाजवादी का अर्थ क्या होता है बच्चों। भारतीय संविधान में जो उल्लेखित समाजवाद है, तो हम यूरोप की अगर बातचीत करते हैं तो वहां पर दो बातें चला करती है। एक तो समाजवाद, एक साम्यवाद आप लोगों को पता होगा, पूंजीवाद आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो समाजवाद सबको बराबर करने का अधिकार देता है। समाजवाद के तहत जो पूंजी होगी वह व्यक्तिगत नहीं होगी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। समाजवाद में जो पूंजी हमारे राज्य के अंतर्गत जो भी सामान उपलब्ध होते होंगे, राज्य की जो भी आय होगी, उसका मालिकाना अधिकार राज्य का, हमारी सरकारों का ही होगा, किसी दूसरे देशों का नहीं होगा। समाजवाद आप लोग समझ चुके होंगे। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष भी आप लोगों को पता होगा कि मूलतः संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत समाजवाद, पंथ निरपेक्ष शब्दों को हम लोगों ने जोड़ा था। पंथ निरपेक्ष का मतलब कई सारी बातें यहाँ पर बनकर के आती है। काफी सारे लोग पंथ निरपेक्ष का मतलब धर्म निरपेक्ष भी लेते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे अगर हम वास्तविक दृष्टि से देखें तो पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष अलग अलग शब्द है। पंथ निरपेक्ष का मतलब तो ये होता है कि हमारी जो सरकार होगी उसका कोई धर्म नहीं होगा। हमारी सरकार हमारे देश में किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगी। हमारी सरकार सभी धर्मों को बराबर रखेगी। ये सा होता है पंथ निरपेक्ष। हम किसी भी धर्म को बढ़ा चढ़ा करके नहीं कहेंगे, हम किसी से जबरन किसी भी धर्म को कुछ भी नहीं करवा सकते। पंथ निरपेक्ष का मतलब हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म समान होंगे। सभी धर्म समान होने को हमें क्या कहते हैं, पंथ निरपेक्ष। आप लोग ध्यान रखेंगे परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से पंथ निरपेक्ष का अर्थ नहीं है। उत्तर था कि राज्य धर्म विरोधी होते हैं या राज्य धर्म का विरोध करते हैं। पंथ निरपेक्ष का मतलब धर्म का विरोध करना बिल्कुल भी नहीं है। पंथ निरपेक्ष का मतलब सभी धर्मों को क्या रखना है, बराबर रखना है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, रिपब्लिक आप लोग ध्यान रखेंगे, सॉरी डेमोक्रेटिव। तो लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिव की अगर हम बातचीत करते हैं तो आप लोगों को पता होगा लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन की कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन आप लोग अच्छी भांति जानते होंगे। तो संपूर्ण विश्व में दो प्रकार के लोकतंत्र हुआ करते हैं। एक लोकतंत्र तो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेटिव, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेटिव, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में तो शासन के अंतर्गत डायरेक्ट जनता पार्टिसिपेट करती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जबकि इनडायरेक्ट के अंतर्गत डायरेक्ट जनता नहीं करती है। वहां पर क्या करेंगे ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे हमें तो हम हमारे यहाँ एमपीज को चुनते हैं, हम एमएलए लोगों को चुनते हैं और फिर ये हमारी सरकार को चुनते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारत में प्रतिनिधित्वक लोकतंत्र है। प्रतिनिधित्वक लोकतंत्र है भारत में। कैसा लोकतंत्र है, प्रतिनिधित्वक लोकतंत्र। इसे हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कह सकते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि हम सांसद चुनेंगे, फिर वही सांसद हमारे राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। हम लोग डायरेक्ट नहीं किया करते हैं। तो भारत को एक लोकतंत्रात्मक, और ये लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहां से ली, जरा ये भी जान लेंगे आप। ये लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था बच्चों अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए आप लोग ध्यान रखेंगे, लोकतंत्रात्मक गणराज्य।
अब आप लोगों को पता होगा बच्चों, गणराज्य या गणतंत्र शब्द की अगर हम बातचीत करते हैं तो आप लोग समझ गए होंगे कि गणतंत्र शब्द किसकी ओर इशारा करता है, गणतंत्र शब्द कहाँ से लिया गया है। मैं प्रस्तावना का एक एक शब्द आप लोगों को समझा रहा हूँ ताकि अच्छे से आप लोगों के काम आ सके। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि गणतंत्र जो शब्द है ये फ्रांस से लिया गया है बच्चों। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भी कहाँ से ली गई है? फ्रांस से ली गई है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। गणतंत्र शब्द किसकी ओर इशारा करता है? तो गणतंत्र शब्द राष्ट्रपति की ओर इशारा करता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। गणतंत्र शब्द किसकी ओर इशारा करता है? राष्ट्रपति की ओर इशारा करता है। गणतंत्र देश किसे कहेंगे? ऐसा देश जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता हो, जहां पर राजा का बेटा राजा नहीं बनता हो, जहां पर वंशानुगत शासन नहीं हो, ऐसे देशों को हम क्या कहते हैं बच्चों? गणतंत्र देश कहते हैं। तो भारत को लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख कर रखा है। सामाजिक, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। काफी बार इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख कर रखा है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्यायों का उल्लेख कर रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों की जानकारी हो सकती है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो ये जो भारत के जो लोग हैं, भारत के जो नागरिक हैं, इनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध करवाने के लिए हम लोगों ने संविधान को लिखा है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कितने प्रकार के न्याय प्रस्तावना में उल्लेखित है? 3 प्रकार के। इन्हें ध्यान रखने के लिए आप लोग ध्यान रखेंगे SAR, ऐसा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि इन्हें उपलब्ध करवाने के लिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की भी आप लोगों को स्वतंत्रताएं दी जाएगी। आप लोगों से बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है या इन स्वतंत्रताओं का क्रम है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विचार। भारतीय संविधान की ये जो स्वतंत्रताएं, इनके विषय में आप लोगों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति। देखो एक और बात आप लोग ध्यान रखेंगे, इनका जो क्रम में आप लोगों के लिख रहा हूं ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि परीक्षाओं में इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे विश्वास, इसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे धर्म, और इसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे उपासना। कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन कर रखा है। तो विचारों की स्वतंत्रता होगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, विश्वास की स्वतंत्रता होगी, धर्म की स्वतंत्रता होगी और उपासना की स्वतंत्रता होगी। देखो आजकल बच्चों इस प्रकार का भी ट्रेंड चल रहा है कि दोहरे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रस्तावना में भी दे रखी है। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 9 की अगर हम बातचीत करते हैं, आर्टिकल 19 की अगर हम बातचीत करते हैं, अनुच्छेद 19 की हम बातचीत करते हैं, तो वहां पर भी आप लोगों को विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलेगी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि एक विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रस्तावना में भी दे रखी है, और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे जो बेसिक फंडामेंटल है, जो हमारे मौलिक अधिकार है, उन मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 19 में भी दे रखी है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उपासना की स्वतंत्रता के बाद आप लोगों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानताएं भी दी गई है। आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समता का उल्लेख कर रखा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समताओं का, कितने प्रकार की समानताओं का उल्लेख कर रखा है। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता होगी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रस्तावना में कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की, एक तो प्रतिष्ठा की और दूसरा अवसर, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। स्टेटस,
तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी प्रकार की समानताएं हैं? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता आप लोगों को उपलब्ध करवाई जाएगी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देखो, अवसर की समानता एक तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दे रखी है, एक मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 16 में भी आप लोगों को अवसर की समानताएं दे रखी है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इस प्रकार का भी ट्रेंड चल रहा है कि आजकल ऐसे भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो इनको ऐसी अवसर की समानताएं प्राप्त कराने के लिए तथा उन सभी में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, आप लोग ध्यान रखेंगे, बंधुता, गरिमा, ये भारतीय संविधान में वर्णित शब्द है और ये कहाँ से लिए गए? तो आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान में वर्णित ये शब्द कहाँ से लिए गए, तो आप लोग ध्यान रखेंगे बच्चों, ये फ्रांस की क्रांति के नारे थे। सीधे डायरेक्ट आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये फ्रांस की क्रांति के नारे थे। आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। तो बंधुता, गरिमा तक आप लोग पहुँच गए। इन सभी को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए हमारी संविधान सभा जो लिखती है, आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रस्तावना का अंतिम सेंटेंस जो अपने आप में बहुत बढ़िया है। प्रस्तावना का अंतिम सेंटेंस है कि एतद द्वारा, इन सभी को प्राप्त करने के लिए एतद द्वारा दिनांक 26 नवंबर 1949, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। दिनांक 26 नवंबर 1949, मिति मार्गशीर्ष, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को भारतीय संविधान को एतद द्वारा क्या क्या किया गया बच्चों? अंगीकृत। बहुत बढ़िया, यहाँ आप लोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे। आत्मर्पित, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो, यहाँ से भी बहुत बढ़िया प्रश्न बच्चों आप लोगों के बनकर के तैयार हो जाते हैं कि भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि हम लोगों को कहाँ पता चलती है। भारतीय संविधान को जो लागू करने की तिथि है 26 नवंबर 1949। इस 26 नवंबर 1949 का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कर रखा है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रस्तावना का अंतिम वाक्य इस बात का उल्लेख करता है कि 26 नवंबर 1949 को इसे लागू कर दिया गया था। लेकिन आप ध्यान रखेंगे, इस वक्त इसे पूर्ण लागू नहीं किया था। इस वक्त मात्र 16 अनुच्छेद ही लागू किए गए थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान का आर्टिकल 394 में क्या कहता है, जरा आप लोग ये देख लेंगे। भारतीय संविधान के 394 में इस बात का उल्लेख है कि भारत के संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 के दिन लागू किया गया था। तो देखो, संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने की तिथि के विषय में कौन से अनुच्छेद में दे रखा है? 394 अनुच्छेद में आर्टिकल 394 इस बात का उल्लेख करता है कि भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 के दिन लागू कर दिया गया था, जबकि इसे आंशिक रूप से इसके 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 के दिन ही लागू कर दिए गए थे। बच्चों, जरा आप लोग ऐसा भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, प्रस्तावना के अंतर्गत जो लास्ट के जो शब्द हैं, काफी बार इनका प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए। अंगीकृत करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? अधिनियमित करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? आत्मर्पित करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? तो देखो, आप लोगों को पता होगा कि अंगीकृत करना, स्वीकार करना, अंगीकृत कर लिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारत के लोगों के द्वारा स्वीकारना, स्वीकार कर लिया। अधिनियमित करना मतलब इसे क्या भी कर दिया? लागू भी कर दिया। और आत्मर्पित करना, इसे जनता को भी सौंप दिया, सौंपना, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अंगीकृत करना मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हम लोगों ने स्वीकार कर लिया है। अधिनियमित करना मतलब इसे लागू भी कर दिया है। और आत्मर्पित करना मतलब सौंपना, ये देश के लिए, भारतीय जनता के लिए सौंप दिया गया है। एक बहुत बढ़िया परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान
के अंतर्गत भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है। बहुत बढ़िया जानकारी हो सकती है बच्चों कि भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत शब्द का प्रयोग 2 बार केवल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। जरा आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, भारत के प्रस्तावना के अंतर्गत ही भारत शब्द का प्रयोग केवल 2 बार किया गया है। हम भारत के लोग भारत को, अन्यथा आप लोगों को मैंने बता दिया कि हमारा जो संविधान है वह इंग्लिश अंग्रेजी में लिखा गया है। ऐसी स्थिति में भारत के लिए इंडिया जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। भारत संयुक्त राष्ट्र संगठन में भी इंडिया के नाम से ही सम्मिलित है। अन्य विश्व राष्ट्र जो अन्य राष्ट्र हैं वो भी भारत को इंडिया के नाम से जानता है। लेकिन हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में 2 बार भारत शब्द का उल्लेख कर रखा है कि हम भारत के लोग भारत को। तो भारत के संपूर्ण संविधान में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया बच्चों? 2 बार। नेक्स्ट आप एक और जानकारी जुटा लेंगे प्रस्तावना की कि प्रस्तावना जो है गैर न्यायिक है। प्रस्तावना को आप लोग न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रस्तावना को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब हम लास्ट में एक और बातचीत कर लेते हैं प्रस्तावना से संबंधित कि प्रस्तावना को किसने क्या कहा है। इसके विषय में भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग सबसे पहले ध्यान रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं प्रस्तावना के विषय में? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्तावना को क्या कहा है? भारतीय संविधान की आत्मा। बहुत बढ़िया प्रश्न बच्चों आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है? आप ध्यान रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बच्चों एक बहुत बढ़िया मैं आप लोगों को जानकारी दे देता हूं, इनके साथ साथ ठाकुरदास भार्गव ने भी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इन्होंने भी, ठाकुरदास भार्गव ने भी इन्हीं का समर्थन किया नेहरू जी का, और प्रस्तावना को इन्होंने भी संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन ज़्यादा प्रचलन में हमारी जो परीक्षाओं में पूछा जा रहा है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। इन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संविधान की आत्मा कहा है। भारतीय संविधान के जनक, पितामह, आधुनिक भारत के मनु डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे कहा है बच्चों? प्रस्तावना को कहा है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आप लोगों को मैं एक बात और बता दूं, कृष्णा स्वामी अय्यर आप लोग जानते होंगे, संविधान सभा के सदस्य कृष्णा स्वामी अय्यर ने प्रस्तावना के विषय में क्या कहा, जरा आप लोग ये भी देख लेंगे। और कृष्णा स्वामी अय्यर क्या कहते हैं? कृष्णा स्वामी अय्यर ने बताया है कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का साकार रूप है। बच्चों आप सारे कोटेशन अच्छे से ध्यान रखेंगे, दीर्घकालीन सपनों का साकार रूप। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का साकार रूप किसने कहा है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे हमारे संविधान सभा के सदस्य हुआ करते थे कृष्णा स्वामी अय्यर, इन्होंने प्रस्तावना को हमारे दीर्घकालीन सपनों का साकार रूप कहा है। बच्चों में आपको और बता दूं, K.M. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकराव मुंशी, K.M. मुंशी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। और K.M. मुंशी ने प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली कहा है। बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ से काफ़ी बार पूछा जा चुका है। K.M. मुंशी ने इसे क्या कहा है? प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली। भारत की राजनीतिक कुंडली किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को ही कहा जाता है। और ये किसने कहा है बच्चों? K.M. मुंशी ने कहा है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट में आपको एक और बात बता दूं, M.N. पालकीवाल ने प्रस्तावना के विषय में क्या कहा है, जरा आप लोग ध्यान रखेंगे। संविधान का परिचय पत्र, काफी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे संविधान का परिचय पत्र M.N. पालकीवाल ने कहा है। ये भी बहुत बढ़िया आप लोगों के पास जानकारी हो सकती है।
एम.एन. पालकीवाल ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, ध्यान रखेंगे आप, संविधान का परिचय पत्र का है और ये से वास्तव में होता भी संविधान का परिचय पत्र ही है। तो बच्चों आप लोगों के जरूर भारतीय संविधान की प्रस्तावना समझ में आई होगी। संविधान गैर न्यायिक है, आप लोग ध्यान रखेंगे, इसके प्रावधान को आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो आप सभी लोगों को अगर ये कक्षा पसंद आए हो तो आप लोग जरूर प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक और क्लास को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।